हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं मेज़रमेंट का आगे का टॉपिक। ऑलरेडी हम मेज़रमेंट के मीनिंग को पढ़ चुके हैं, उसके एसेंशियल्स के बारे में पढ़ चुके हैं और स्केल्स ऑफ मेज़रमेंट के बारे में भी हम पढ़ चुके हैं। आज की वीडियो में हम जानेंगे कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में जो कि मेज़रमेंट इंस्ट्रूमेंट के होते हैं या क्या होने चाहिए, या फिर हम बोल सकते हैं कि एक मेज़रमेंट इंस्ट्रूमेंट को कैसा होना चाहिए। ठीक है, ये मेज़रमेंट इंस्ट्रूमेंट हम यहाँ पे मापन को लेकर के चल रहे हैं जो कि एक टीचर जो है क्लासरूम में बच्चों का करता है। अब वो कैसे करता है, यहाँ पे कुछ वो स्केल्स को यूज़ करता है। आप जाकर के प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो, असेसमेंट ऑफ लर्निंग के सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप जाकर के उसमें देख सकते हैं। मेज़रमेंट टॉपिक हमने शुरू किया हुआ है, वहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि मेज़रमेंट का मतलब क्या है इजी एंड सिंपल लैंग्वेज में। ठीक है, और ये हम जो है प्रिपेयर कर रहे हैं, नोट्स हैं ये एक तरीके के जो कि आपके एग्ज़ाम में काम आएंगे। कोई भी एग्ज़ाम है आपका जिसमें आपको ये टॉपिक करना है, तो आप किस तरीके से उस टॉपिक के अंदर कितनी सारी चीज़ों को कवर कर सकते हो। जैसे कि आपके पास मेज़रमेंट टॉपिक है, तो मेज़रमेंट टॉपिक में आप क्या क्या लिख सकते हो, आप डेफिनेशंस लिख सकते हो, मीनिंग लिख सकते हो, और उसके एसेंशियल्स के बारे में लिख सकते हो, स्केल्स के बारे में लिख सकते हो। क्योंकि कई बार क्या होता है ना कि आपके पास आपके पास मेज़रमेंट मापन क्या है, ठीक है, मापन क्या होता है, मापन से आप क्या समझते हैं, ये आपके पास क्वेश्चन आ जाता है। मींस कि आप मेज़रमेंट से क्या समझते हैं, डिफाइन मेज़रमेंट, तो फिर तो डेफिनेशन ही लिखोगे। लेकिन व्हाट इज़ मेज़रमेंट के अंदर आप डेफिनेशन भी लिख सकते हो, मीनिंग भी लिख सकते हो, एसेंशियल्स भी लिख सकते हो। तो चलिए अब हम इस वीडियो में इसके कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं कि मेज़रमेंट के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला है कि यहाँ पे मेज़रमेंट इंस्ट्रूमेंट की बात कर रहे हैं ना हम। यहाँ पे क्या है कि जो मेज़रमेंट इंस्ट्रूमेंट होता है वो ऑब्जेक्टिविटी पे बेस्ड होना चाहिए, सब्जेक्टिविटी पे बेस्ड नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे किस सेंस में बात हो रही है, यहाँ पे हम मेज़रमेंट या मापन की बात कर रहे हैं कि हम क्लासरूम में हैं। ठीक है, हमें बच्चों की प्रोग्रेस देखनी है कि एक टीचर ने कल बच्चों को क्या पढ़ाया और कितना समझ में आया। या हम इस तरीके से भी ले सकते हैं कि हमें टीचर ने बच्चे को क्या पढ़ाया बच्चों को, और एट एंड ऑफ द क्लासरूम जब क्लास वो एक फीडबैक के रूप में उनसे कुछ क्वेश्चंस वगैरह पूछ लेते हैं। ठीक है, तो ये क्या है ना कि ये बेसिकली क्या हो रहा है कि ये प्रोग्रेस देखने के लिए यूज़ किया जा रहा है कि हमने बच्चों को कितना पढ़ाया, उन्हें कितना समझ में आया और कितना नहीं समझ में आया। एक तरीके से मापन हमें क्या दे रहा है, हमें फीडबैक दे रहा है। ये भी फीडबैक देता है कि बच्चों को कितना समझ में आया, और इस बारे में भी बताता है कि एक टीचर की टीचिंग किस वे में जा रही है। मतलब एक टीचर को क्या क्या चीज़ों में इम्प्रूवमेंट लाने की ज़रूरत है। तो हम क्या करते हैं, हम ना उसके लिए कुछ इंस्ट्रूमेंट्स का इस्तेमाल करते हैं। जैसे स्केल्स ऑफ मेज़रमेंट में तो पढ़ा ही था कि कितने तरीके के स्केल। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है ना कि यहाँ पे जो मेज़रमेंट इंस्ट्रूमेंट यूज़ किस रूप में होता है, वो यहाँ पे टेस्ट के रूप में हो सकता है। आप बच्चों का ओरल टेस्ट ले सकते हो, रिटन टेस्ट ले सकते हो, ब्लैक बोर्ड पे आप वर्क करवा सकते हो, फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स, उन पे ब्लैक बोर्ड पे आप उनका टेस्ट ले सकते हो। या फिर आप वर्कशीट्स प्रिपेयर करके आते हैं, उनसे उनका टेस्ट लेते हैं। तो ये यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट्स कहलाते हैं, ये मापन के, मेज़रमेंट के। तो अब इनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होने चाहिए। हमेशा जब भी हम मापन करने जा रहे हैं या हम बच्चों की प्रोग्रेस को माप रहे हैं, तो जिस भी प्रक्रिया से या प्रोसेस को आप यूज़ करके उनका मेज़रमेंट या मापन कर रहे हो, तो वो ऑब्जेक्टिविटी पे बेस्ड होना चाहिए, ना कि सब्जेक्टिविटी पे बेस्ड होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि अब क्लासरूम में एक टीचर जा रहा है तो वो टेस्ट ले रहा है, तो जो भी क्वेश्चन प्रिपेयर वो कर रहा है वो सारी क्लासरूम के लिए इक्वल होने चाहिए। क्लासरूम में जितने भी बच्चे मौजूद हैं सबके लिए एक जैसा टेस्ट होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम थोड़ी सी लीनियंसी बरत दें या फिर हम थोड़ा सा पार्शियलिटी कर दें उन बच्चों को के लिए जिनको एक टीचर जानता है, उनको इजी क्वेश्चन पूछ ले, बाकी बच्चों को थोड़े से हार्ड क्वेश्चन पूछ ले। तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। हमेशा जो मेज़रिंग इंस्ट्रूमेंट है या मेज़रमेंट का जो इंस्ट्रूमेंट होता है वो ऑब्जेक्टिविटी पे बेस्ड होना चाहिए, सब्जेक्टिविटी पे वो बेस्ड नहीं होना चाहिए। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि हम यहाँ पे कौन से इंस्ट्रूमेंट्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, अब आपको ईजिली सारे कैरेक्टरिस्टिक्स समझ में आने लगेंगे।
दूसरा ये है कि जो मेजरिंग रोड है वो रिलिएबल होनी चाहिए, डिविएट नहीं होनी चाहिए ईजली। यहाँ पे मेजरिंग रोड का मतलब है कि जो भी आप प्रक्रिया यूज़ कर रहे हो, चाहे आप उनका ओरल टेस्ट ले रहे हो या फिर आप उनका रिटन टेस्ट ले रहे हो, वो रिलिएबल होना चाहिए, रियलिटी पे बेस्ड होनी चाहिए वो चीज़ें जो क्वेश्चंस आप उनसे पूछ रहे हो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि बच्चे ने आंसर नहीं दिया तो आप भावनाओं में बह गए और आप अपने रास्ते से डिविएट हो गए, हट गए और आपने उससे इजी क्वेश्चन पूछ लिया। हमें यहाँ पे अपनी टीचिंग का फीडबैक लेना है। हम मापन की बात कर रहे हैं, हम इवैल्यूएशन की, मूल्यांकन की बात नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे हम सिर्फ मापन की बात कर रहे हैं। मापन मतलब मापना, जो कि हम रैंक के बेसिस पे बच्चों को फर्स्ट सेकंड थर्ड देते हैं या फिर ग्रेड्स के बेसिस पे या परसेंटेज के बेसिस पे उनको दे देते हैं। तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि जो मेजरिंग रोड है या जिस भी प्रक्रिया से आप उनको मेज़र कर रहे हो वो रिलेबिलिटी पे बेस्ड होना चाहिए, रियल थिंग्स पे बेस्ड होना चाहिए, ना कि वो डिविएट होने वाला होना चाहिए कि आसानी से मैनिपुलेशन हो जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट जो कैरेक्टरिस्टिक है वो है कि वैलिड होना चाहिए। ऑब्वियसली जो भी आप टेस्ट प्रिपेयर करके लाए हो, क्वेश्चन पेपर प्रिपेयर करके लाए हो या क्वेश्चंस आपने अपने दिमाग में सेट किए हुए हैं, वो तो वैलिड होने ही चाहिए। जो चीज़ आपने पढ़ाई है उसी के मतलब मुताबिक, या फिर हम कहें कि वही क्वेश्चंस तो आप पूछेंगे जो कि आपने क्लासरूम में पढ़ाए हैं, तो वो वैलिडिटी पे बेस्ड होना चाहिए और प्रैक्टिकेबल होना चाहिए, प्रैक्टिकेबिलिटी पे भी बेस्ड होना चाहिए। ऐसे नहीं है कि अपने ही दिमाग से कुछ भी खुद के रूल्स, खुद के प्रिंसिपल्स बना करके चलो, नहीं, जो चीज़ है साइंटिफिकली प्रूव्ड है उस चीज़ के बेसिस पे ही मापन होना चाहिए। फिर नेक्स्ट है कि ईज़िली एडमिनिस्टर करने वाला होना चाहिए, कि भाई अप्लाई भी आप ईज़िली कर सको। ऐसा नहीं क्वेश्चन पेपर प्रिपेयर करना या क्वेश्चंस दिमाग में लेकर के जाने फॉर ओरल टेस्ट की वो बहुत ज़्यादा ही डिफ़िकल्ट हों, कि आपने तो एकदम ही डिफ़िकल्ट सेट प्रिपेयर कर दिया, वो बच्चों को कहीं से भी समझ में तो नहीं आने वाला। तो इसलिए ईज़िली एडमिनिस्टर करने वाला आपको फॉर्मूला यूज़ करना चाहिए। फिर नेक्स्ट है हमारे पास में कि कॉम्प्रिहेंसिव होने चाहिए, और उसके बाद में है इकोनॉमिकल होने चाहिए। इकोनॉमिकल मीन्स कि ईज़िली आपके पास भी अवेलेबल हो और ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करने वाले हों, ज़्यादा पैसा वैसा ना लगे। नेक्स्ट है टाइम, एनर्जी और मनी सेव करने वाले होने चाहिए, क्योंकि जब भी आप मापन करते हो तो यही बेसिस पे करोगे ना कि आप ज़्यादा से ज़्यादा टाइम ना यूज़ हो, कम से कम टाइम में यूज़ हो जाए। मतलब कम से कम टाइम यूज़ करके आप मापन कर लो, कम से कम एनर्जी आपकी यूज़ हो और कम से कम मनी यूज़ हो। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना ना भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, बेल नोटिफिकेशन को दबाना ना भूलिएगा, क्योंकि जल्दी आपके लिए एक ऐसी वीडियो आने वाली है जिसमें आपको ये पता चलेगा कि बीएड के जो पेपर आता है, आपका क्वेश्चन पेपर आता है, उसको अटेम्प्ट कैसे किया जाता है, कैसे करना चाहिए। सो बने रहिएगा।